अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नाम से ही स्पष्ट है। अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल मींस बहुत सारे देशों की बात की जा रही है। मॉनेटरी मींस मुद्रा, मुद्रा मींस क्या, मुद्रा का अर्थ क्या होता है? मुद्रा का अर्थ होता है एक्सचेंज ऑफ मीडियम, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु का लेन देन करते हैं, जिसकी कुछ कीमत होती है। मुद्रा और फंड अर्थात ऐसी मुद्रा जो विश्व के सभी देशों के द्वारा स्वीकार्य हो, वह मुद्रा जिस संस्था के पास है उसी संस्था को शाब्दिक अर्थ में हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। इसको सामान्य अर्थ में समझिए, सामान्य भाषा में, अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया से कुछ परचेज करना है और भारत के पास ऑस्ट्रेलियन करेंसी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है हम अपनी रुपया में ऑस्ट्रेलिया से किसी भी वस्तु का आयात नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें ऑस्ट्रेलियन करेंसी नहीं है तो एक ऐसी मुद्रा चाहिए जो हमारे द्वारा भी स्वीकार्य हो और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी स्वीकार्य हो। यही मुद्रा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास है, वही संस्था है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो सभी देशों को व्यापार से संबंधित जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, तरलता की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को सुनिश्चित करता है। तो आप इन नाम से ही स्पष्ट है आज हम लोग किस वीडियो और किस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग आईएमएफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, जिसमें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय और मौद्रिक सम्मेलन में बहुत सारी संस्थाएं उभर के आई, जिसमें 3 संस्थाएं महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ। और उसी में से एक संस्था है आईएमएफ, जो अंतरराष्ट्रीय तरलता, अगर किसी देश को व्यापार करना है, किसी वस्तु का आयात करना है और उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो संस्था फॉर्म हुआ है वही है आईएमएफ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऑल अबाउट आईएमएफ, डिटेल्स में आईएमएफ के कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आईएमएफ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या पॉइंट होगा, किस किस पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे, आइए पहले एक नजर हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पॉइंट होगा आईएमएफ का, जो आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी संस्थाएं आई हैं और उन्हीं संस्थाओं में से इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक आईएमएफ है। कैसे आया है और क्यों आया है, क्या इसका रीजन था, इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसका पर्पस क्या है, इसके उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ का उद्देश्य क्या है, क्यों आईएमएफ को लाया गया। फिर आईएमएफ की सदस्यता की शर्तें, क्या विश्व के सभी देश आईएमएफ के मेंबर हैं, ये और मेंबरशिप, कोई अगर मेंबर बनना चाहता है तो उसको क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, किस तरह से कोई भी मेंबर आईएमएफ की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। फिर आईएमएफ में कोटा प्रणाली, एक वर्ड है कोटा, कोटा मींस होता है रैंकिंग, किस देश का क्या रैंक होगा। ठीक ऐसे समझिए, कुछ जैसे बैंक में सभी बैंक में बहुत सारे ग्राहक होते हैं, क्या सभी ग्राहक का एक समान बैंक बैलेंस होता है? नहीं, किसी ग्राहक का बैंक में अधिक पूंजी जमा होता है, कैपिटल होता है, किसी ग्राहक का कम होता है। जिस ग्राहक का बैंक में अधिक जमा होता है, ऑब्वियस सी बात है बैंक के लिए वह अधिक महत्वपूर्ण ग्राहक होगा। और बैंक, अगर बैंक से संबंधित किसी भी चीज को, किसी भी सुविधा का वह यूज करना चाहेगा तो बैंक सबसे पहले उसको देगी। तो कुछ इसी तरह से कोटा सिस्टम होता है, जो देश जितना अधिक कंट्रीब्यूट करता है आईएमएफ में जितना अपना योगदान देता है, उससे उसके कोटा का निर्धारण होता है। कोटा का निर्धारण और उससे उसके वोटिंग राइट का निर्धारण, जो मत देने के अधिकार का निर्धारण होता है। और मत देने के अधिकार का संबंध किससे है? कोटा प्रणाली से। तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। फिर आईएमएफ की मुद्रा क्या है, ध्यान रखिएगा, आईएमएफ की मुद्रा एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट है, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एसडीआर का मामला कुछ ऐसा है जैसे गूगल पेमेंट और फोन पे यूज करते हैं, जिसमें पैसे का फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता, डिजिटली ट्रांसफर हुआ है। चलो भाई, मैंने तेरे से 100 रुपया लिया और 100 रुपया गूगल पे मार दे, तो वह गूगल पे और वह डिजिटल एडजस्टमेंट होता है, एक कंट्री के खाते से निकल के दूसरे कंट्री के खाते में जाता है। क्या है इसका मैकेनिज्म, कैसे होता है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर जो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने सदस्य देशों को जो सुविधा देती है वह किस प्रकार से देती है। जैसे आपने न्यूज में सुना होगा, आईएमएफ ने श्रीलंका को सुविधा देने से मना किया, आईएमएफ ने श्रीलंका को लोन देने से मना किया था। पाकिस्तान को बोला जो आपको इस कंडीशन पे ही लोन देंगे हम, आपने अपने कोटे का मैक्सिमम लोन ले चुका है, आपने लोन रीपे नहीं किया है, तो क्या है यह तरीका। तो इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑल अबाउट आईएमएफ क्या है, आइए देखते हैं।
इसके इंट्रोडक्टरी सेगमेंट से, आईएमएफ के परिचय से। अगर आप देखेंगे आईएमएफ जो इंस्टीट्यूशन है वह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स एक जगह है जो न्यू हैम्पशायर है यूएसए में, वहीं पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। कब हुआ था? 1944 में हुआ था, 1944 में हुआ था। लिख रहा है वुड्स नहीं है, सॉरी वुड्स है, यह मिस प्रिंटिंग है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे द्वितीय विश्व युद्ध, 1944 का एज आप देख पा रहे होंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन विश्व शांति के लिए एक सेपरेट संस्था आया, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन इतना ही नहीं, विश्व स्तर पे शांति की स्थापना में सस्टेनेबिलिटी हो, टिकाऊ हो, विश्व का फिर से पुनर्निर्माण हो और ऐसी व्यवस्था बने जिससे विश्व में इस तरह, जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में विभीषिका रही है, जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में एक देश दूसरे देश के साथ वार में इन्वॉल्व रहे हैं, उस तरह के युद्ध की संभावना कम हो। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस सम्मेलन में विश्व स्तर पे अभी आफ्टर द वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, किस प्रकार की समस्याएं थी, किस प्रकार की आर्थिक समस्याएं थी और उसका क्या समाधान हो सकता है। क्या यह आर्थिक समस्या का अगर हम समाधान कर लेते हैं, क्या यह विश्व शांति में हमें हेल्प कर पाएगा? इन सब चीजों पे एक चर्चा किया गया। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से जो संस्थाएं तीन निकल के आई, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, अभी हम लोग देखेंगे, WTO है, IMF है और वर्ल्ड बैंक है। इस तीनों संस्था को यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कहा गया है। यूनाइटेड नेशन का मेन ऑर्गन नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन का यह स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है शांति स्थापित करना और उस पीस मेंटेन में कहीं ना कहीं इस आर्थिक संस्था जो यहां से निकल के आए हैं, उन आर्थिक संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्या था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का, क्या मेन एजेंडा था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के मेन एजेंडा को इन डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स थे, कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स थे, जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को आइडेंटिफाई करना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम वाज, युद्ध हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम्बार्डिंग हुआ था, जर्मनी तहस नहस हो गया था, यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे लॉस हुए थे। तो युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्था, पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था जो थी वह युद्ध जर्जित थी। और अगर पीस कायम रखना है, पीस मेंटेन रखना है, वैश्विक विकास को सुनिश्चित करना है, तो सबसे पहला एजेंडा हमारा होना चाहिए क्या? युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्शन करना। रिकंस्ट्रक्शन द वार इफेक्टेड इकोनॉमी, रिकंस्ट्रक्शन द वार इफेक्टेड इकोनॉमी मींस युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना। पहला जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ मींस युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्था, जो युद्ध हुआ है उस जर्जित अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना। इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए और पीस टाइम में डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दे। तो इसके लिए इंस्टीट्यूशन आया, उसका नाम आया IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए एक इंस्टीट्यूशन IBRD आया। दूसरा यह देखा गया प्रॉब्लम, चूंकि युवार हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, सभी देश आपस में एक दूसरे से लड़े थे, दो ग्रुप में बट गए थे, जिस कारण से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यापार पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। तो व्यापार एक दूसरे के ऊपर ट्रेड इंटरडिपेंडेंसी, व्यापार को बढ़ावा देना, और व्यापार जब बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है युद्ध की संभावना कम होगी। जैसे हाल के दिनों में आपने देखा होगा, भारत और चाइना के बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारे बॉर्डर कंसर्न्स हैं, और डोकलाम इशू हो या फिर और जो इमर्जिंग इश्यूज थे, वह बहुत डायरेक्ट वार तक नहीं पहुंच पाया, प्रत्यक्ष युद्ध तक नहीं पहुंच पाया। उसके पीछे रीजन रहा है भारत और चीन का ट्रेड इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर व्यापार निर्भरता, जिस कारण से दोनों देश प्रत्यक्ष युद्ध से बचने का कोशिश करते हैं। और ऐसा बहुत सारे देश में आप देखने को मिलेगा जहां पे डायरेक्ट वार की संभावना ट्रेड इंटरडिपेंडेंसी ने क्या किया है, कम किया है। तो दूसरा जो प्रॉब्लम था वह था व्यापार से संबंधित, व्यापार जो कोलैप्स हो गया था, उस व्यापार को क्या करना, ट्रेड को प्रमोट करना, और उसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और उस समय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO की बात थी, लेकिन WTO इमीडिएट एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, वह ITO था जो आगे चल के गेट और देन फिर WTO में कन्वर्ट हुआ। अब आते हैं हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन पे, जिसको लेकर के आज यह वीडियो है। अब व्यापार होगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट होंगे, व्यापार होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी, पैसे की समस्या होगी। तो एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सभी देशों के द्वारा स्वीकार्य होनी चाहिए,
और वह करेंसी को रेगुलेट करने वाली भी एक संस्था होनी चाहिए जो सभी देशों के व्यापार से संबंधित इमीडिएट रिक्वायरमेंट को, जो तत्कालीन आवश्यकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है या ट्रेड से रिलेटेड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तरलता की समस्या के समाधान के लिए, टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी, और के लिए भी एक संस्था की आवश्यकता थी, और वही संस्था के रूप में कौन आया? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष किस पर्पस से आया है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतरराष्ट्रीय तरलता, जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है, अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या के समाधान के लिए आया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार होगा। विश्व व्यापार में लोगों को, कंट्री को, सॉरी, लोग से इंपॉर्टेंट वर्ड होगा देश। एक देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करने में जो मेन चैलेंज होगा वह होगा लिक्विडिटी, पैसा। मान लीजिए भारत को ऑस्ट्रेलिया से कुछ आयात करना, ऑस्ट्रेलियन करेंसी भारत के पास नहीं है, तो एक ऐसा करेंसी होना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी मान्यता प्राप्त हो और भारत के द्वारा भी मान्यता प्राप्त हो। मींस इसको सिंपल वर्ड में कहा जाए तो इंटरनेशनली लीगल टेंडर मनी होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ रुपया है, रुपया अगर जो हमारा इंटरनेशनल डोमेस्टिक करेंसी है, अगर आप कोई वस्तु परचेज करने जाते हैं और 100 रुपए का परचेज कर रहे हो, 100 रुपए का आप उसको नोट देते हैं, तो वह दुकानदार आपको मना नहीं कर सकता है, मैं 100 रुपया नहीं लूंगा, 100 रुपया के बदले मुझे कुछ और दीजिए आप, क्योंकि यह लीगल टेंडर मनी है, एक्सेप्टेबल है। अगर नहीं करता है ऐसा तो वह गैर कानूनी होगा। ठीक उसी तरह से एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो विश्व के सभी देशों के द्वारा मान्य होनी चाहिए, और उसी मान्य करेंसी का एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। वह इंस्टीट्यूशन कौन सा है? आईएमएफ। तो अब आप ये समझ पाए होंगे, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 3 इंस्टीट्यूशन आए और उसी में से एक इंस्टीट्यूशन था आईएमएफ, जो 1945 में एस्टेब्लिश हुआ और 1947 से यह फंक्शन में आया, कार्य प्रारंभ किया। अब देखिए, यही मैंने बोला, यह एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। एग्जैक्टली इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो इकोनॉमी वाले सेक्शन में जो मेन वर्ल्ड इकोनॉमी को ये करता है, रेगुलेट करता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, अमेरिका अपने पास रखा है, वाशिंगटन डीसी है। इसके सदस्यों की संख्या 189 है, 189 देश है, जिसमें से प्रत्येक देश इसके वित्तीय महत्व के अनुपात में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी वोट के प्रतिनिधित्व है। अर्थात जो देश जितना ही शक्तिशाली है, उस देश का रिप्रेजेंटेशन उतना ही अधिक है। जैसे अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन अधिक होगा, क्या है इसका भी संबंध कोटा सिस्टम से, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो देश अधिक शक्तिशाली है, उस देश के पास अधिक मताधिकार है। जिस देश का रिप्रेजेंटेशन अधिक होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसके अधिक प्रतिनिधि होंगे, तो उसके पास वोट देने का अधिकार भी अधिक होगा, और वोट देने का अधिकार होगा अधिक, तो अगर आईएमएफ को लेकर के कोई नियम बन रहा है, कोई गाइडलाइंस बन रहा है, कोई रेगुलेशंस बन रहा है, तो वह अपने वोट से उस नियम को अपने अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस कर सकता है। जबकि विकासशील देश के प्रतिनिधि कम होंगे तो उनके पास वोटिंग राइट कम होगा। तो वह इसलिए कहा जाता है, जो आईएमएफ जो है विकसित देश और विकासशील देश के बीच डिस्क्रिमिनेशन करता है, और विकसित देश इसके नीतियों को अपने अनुरूप, स्पेशली अमेरिका के द्वारा अपने अनुरूप इसको क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, अपने अनुरूप इसके डायरेक्शन में चेंजिंग लाता है। यह एक विवाद का विषय, जो आईएमएफ को लेकर के कंटेम्पररी टॉपिक आप जब पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में, तो ऐसे चीजें आपको न्यूज में देखने को मिलेंगी। आइए अब देखते हैं इसका अगला डायमेंशन क्या है हमारा, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें आप देखेंगे आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव क्या है। जो अभी मैंने बोला, आईएमएफ लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एग्जैक्टली। तो इसी को अगर आप टेक्निकल वर्ड के साथ देखना चाहें तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, एग्जैक्टली। एक ऐसा करेंसी डेवलप करना जो इंटरनेशनली सभी देशों के द्वारा क्या होना चाहिए, वह स्वीकार्य होना चाहिए। वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, अर्थात फिनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर मान लीजिए किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं, जैसे हाल के दिनों में पाकिस्तान काफी न्यूज में रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार कम था, तो इस विदेशी मुद्रा भंडार के नहीं होने के कारण वह एसेंशियल आइटम या कुछ ऐसी वस्तु विदेशों से आयात नहीं कर पाए, यह समस्या नहीं हो, उसके लिए आईएमएफ है। आईएमएफ यह सुविधा देगी जो आपको कुछ टाइम के लिए हम या यह करेंसी आपको इतना विदेशी मुद्रा या हम अपनी करेंसी आपको देते हैं, और इससे आप व्यापार कर सकते हैं। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरनेशनल ट्रेड और सस्टेनेबल इकोनॉमिकल ग्रोथ को क्या करना या प्रमोट करना। दुनिया भर में गरीबी को कम करना, अगर इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस होगा तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली रिमूव होगा। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। आईएमएफ की सदस्यता
किस तरह से कोई देश आईएमएफ का मेंबरशिप ले सकता है, इसको लेकर के बड़ा ही बच्चों में कंफ्यूजन होता है। आइए इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, किस तरह से कोई देश आईएमएफ का सदस्यता ले सकता है। कोई देश चाहे वह यूएन का सदस्य हो या नहीं हो, देखिए ध्यान रखना है, यह यूएन का मेन ऑर्गन नहीं। अगर मेन ऑर्गन होता तो उसकी सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता अनिवार्य थी, क्योंकि यह यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, इसलिए जरूरत नहीं आप संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हैं या नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी आप आईएमएफ की सदस्यता ले सकते हैं, बशर्ते कि वह बोर्ड ऑफ गवर्नर, जो आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर है, उसके निर्धारित शर्तों अर्थात टर्म्स एंड कंडीशन और उसके एग्रीमेंट को क्या करें, वह फुलफिल करें, अपना कर वह सदस्य बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ की सदस्यता, आईबीआरडी की सदस्यता की एक शर्त, अभी तो थोड़ा देर पहले मैंने बोला है, जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यह भी ब्रिटेन वुड्स समिट का ही आउटकम है, उसी से निकली हुई एक संस्था है। अगर उसकी सदस्यता आप चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको आईएमएफ की सदस्यता लेनी पड़ेगी। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। फिर प्रत्येक देश को आईएमएफ से जुड़ने पर कुछ मुद्रा का योगदान करना होता है, जिससे कोटा निर्धारित। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सदस्यता गेन करते हैं, सदस्यता लेते हैं, तो उसके बदले आपको कुछ वहां पे अपना करेंसी, कुछ मुद्रा, कुछ एसेट्स कंट्रीब्यूट करना होगा आईएमएफ में। और जितने अमाउंट में, ऑब्वियस सी बात है, जो जितना लगाएगा वह उतना पाएगा, जो जितना अधिक कंट्रीब्यूट करेगा उसका कोटा उतना ही अधिक होगा, अर्थात उसके पास वोटिंग राइट उतने ही अधिक होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह जो जितना लगाएगा, यह स्टेटमेंट के साथ एक कंडीशन और है, कोई भी देश अपने मन से या अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। उसका भी तकनीकी आधार है, कौन देश कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इसके भी कुछ बेसिक्स फंडामेंटल चीजें हैं, कुछ आधार है, कुछ पॉइंट्स हैं, जिसके आधार पे ही कोई देश इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट, जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसका कोटा उतना ही अधिक होगा, जिसका कोटा जितना अधिक होगा उसके पास वोटिंग राइट उतने ही अधिक होंगे, वोटिंग राइट उतने ही अधिक होंगे तो वह पॉलिसी में उतना ही इंफ्लुएंस कर सकता है। न केवल पॉलिसी में इंफ्लुएंस कर सकता है, बल्कि उससे अधिक सुविधा भी प्राप्त कर सकता है, अधिक से अधिक वह आईएमएफ करेंसी को ले सकता है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें और इसकी विशेषता। इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक देश को आईएमएफ से जुड़ने पर कुछ मुद्रा का योगदान करना पड़ता है, जिसे कोटा कहते हैं। और इसके कोटा का निर्धारण कैसे होता है, यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और यही बनाता है विकसित देश और विकासशील देश के बीच भेदभाव का आधार। जो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री जो होते हैं, वह उसके बेस है क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ कोटा। और कोटा के जो पैरामीटर्स हैं वह, जैसे जीडीपी विकास दर, अगर सकल घरेलू उत्पाद में विकास दर जिस देश की जितनी अधिक है, वह भी कोटा के निर्धारण का एक पैरामीटर बनेगा, एक आधार बनेगा। फिर जीडीपी का खुलापन या अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, यहां पे अर्थव्यवस्था होगा, लिबरलाइजेशन, जो इकोनॉमी जितना ही लिबरल है, अर्थात इकोनॉमी में बैरियर्स कम है, कोई भी विदेशी आकर के उस अर्थव्यवस्था में आसानी से व्यापार कर सकता है, निवेश कर सकता है, यही उदारीकरण है। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा होना, इसी को हम लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो जीडीपी का खुलापन अर्थात उदारीकरण दूसरा पैरामीटर है। तीसरा है आर्थिक परिवर्तनशीलता, इकोनॉमी कितना तेजी से टेक्निकल चीजें चेंज हो रही हैं, किस तरह से अर्थव्यवस्था में चीजों में बदलाव हो रहा है, यह भी एक पैरामीटर है। चौथा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भंडार, फॉरेन करेंसी का रिजर्वायर कितना है। इस चार पॉइंट के आधार पर किसी भी देश के कोटा का निर्धारण होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जीडीपी घट सकता है, बढ़ सकता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भंडार में घटी और बढ़ोतरी हो सकती है, आर्थिक परिवर्तनशीलता में भी चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए अलग अलग देशों के कोटा में भी चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये सब चीजें विकसित देशों के पास, डेवलप्ड कंट्री के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होता है रेदर देन कि डेवलपिंग नेशन के, इसलिए जो कोटा होते हैं वह डेवलप्ड नेशन के पास क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट अधिक है, जीडीपी इकोनॉमी ओपन है, लिबरल इकोनॉमी है, इकोनॉमी में डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं, टेक्निकल चेंजेस हो रहे हैं, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फॉरेस्ट मनी का रिजर्वायर अधिक है, जिस कारण से इसका कोटा क्या होगा, ऑटोमेटिकली अधिक होगा। तो चीजों को समझना है। डेवलपिंग नेशन, अगर मान लो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के पास ये सारी परिस्थितियां नहीं है, जिस कारण से बांग्लादेश का कोटा कम होगा। बांग्लादेश का कोटा कम होगा तो उसके वोटिंग राइट्स कम होंगे, उसके पॉलिसी में इन्फ्लुएंसिंग कम होगा, अमेरिका पॉलिसी को इन्फ्लुएंस अधिक करेगा। यही डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन का क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। आइए देखते हैं
इसमें कोटा में जो कंट्रीब्यूशन होता है वह कैसे होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे सदस्यों द्वारा योगदान की जाने वाली कोटा मूल्य का 25% स्वर्ण, गोल्ड या आईएमएफ द्वारा सेलेक्टेड किसी करेंसी के रूप में होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए, भारत का कोटा है और भारत के अपने कोटा के अकॉर्डिंग 100 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट करना है आईएमएफ में। कितना करना है? 100 करोड़ रुपया। अब 100 करोड़ में 25% मींस 25 करोड़ रुपीस जो होगा वह क्या होगा? आइदर गोल्ड के फॉर्म में होगा या आईएमएफ कहेगा भाई मुझे यूएस डॉलर दे दो, मुझे यूरो दे दो 25% उस मूल्य का, वह मैं ले लूंगा। और रिमेनिंग 75% क्या होगा? वह भारत जो है अपनी करेंसी अपनी मुद्रा में वह आईएमएफ में कंट्रीब्यूट करेगा। तो चीजें क्लियर हुई। 25% जो है वह आईएमएफ सेलेक्टेड करेंसी या गोल्ड के फॉर्म में, गोल्ड यूनिवर्सल करेंसी है, और 75% क्या है? वह ऑन करेंसी के रूप में होगा। फिर आइए देखते हैं इसमें। फिर अगर आप देखेंगे अंशदान का मूल्यांकन जो यह कंट्रीब्यूशन होता है इसका समय समय पर होता है और मैक्सिमम 5 इयर्स पे करना ही करना है। मींस किस देश का कोटा बढ़ेगा और किस देश का कोटा कम होगा, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट मैंने पहले ही बोला है ये सब घट बढ़ होते रहते हैं। बिल ऑफ जो ये है विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें कमी और अधिक होते रहते हैं, जिस कारण से इसमें क्या होता है, इसमें कोटा का मूल्यांकन समय समय पर होता है। मैक्सिमम कितने वर्ष के लिए होता है? वह 5 वर्ष के लिए होता है। फिर एसडीआर इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ा देर पहले बोला था मैंने, एसडीआर ही आईएमएफ की मुद्रा है और एसडीआर का कोई भौतिक ये नहीं होता है, भौतिक फिजिकल एविडेंस नहीं होते हैं। एसडीआर क्या होता है? एक डिजिटल फॉर्म में होता है। जैसे गूगल पेमेंट, फोन पे समझिए ना, गूगल पेमेंट फोन पे में कोई नोट हम लोग हाथ में लेके चलते हैं, फोन पे मोबाइल में पैसा होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। 1235 उसका कोड है, हमने ट्रांसफर कर दिया 100 रुपया, 1235 अकाउंट से कनेक्टेड है। कुछ ऐसा ही मॉड्यूल होता है एसडीआर का। एसडीआर क्या होता है? आईएमएफ खाता की एक इकाई है, ना कि एक मुद्रा है। जैसे इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। इंडिया है और जापान है, भारत है और जापान है। भारत और जापान का अपना अपना कोटा है, कोटा तो समझ चुके होंगे। उस कोटा के अनुरूप आईएमएफ में कंट्रीब्यूशन है और आईएमएफ में जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही उस जितनी भागीदारी है उतना ही उससे वह क्या कर सकता है? विशेष परिस्थिति में विड्रॉ कर सकता है। भारत का अकाउंट है, इंडिया का अकाउंट है आईएमएफ में। सेम टाइम जापान का भी अकाउंट है, कहां? आईएमएफ में। अब इंडिया ने जापान से 100 करोड़ रुपए का कोई आइटम परचेज किया, 100 करोड़ रुपए का कोई वस्तु आयात किया, परचेज किया। तो अब क्या करेगा इंडिया क्या करेगा? आईएमएफ को यह रिपोर्ट करेगा जो मैंने जापान से 100 करोड़ रुपीस क्या किया है, 100 करोड़ रुपीस का कोई आइटम परचेज किया है। तो आईएमएफ क्या करेगा? इंडिया के अकाउंट से 100 करोड़ रुपया जो है वह डेबिट कर लेगा, मतलब घटा देगा, और जापान के अकाउंट में क्या करेगा? वह क्रेडिट कर देगा। कोई फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं होगा, केवल अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा। यह एसडीआर का मैकेनिज्म है, इसलिए इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं। एसडीआर का मैकेनिज्म क्या होता है? डिजिटली एडजस्टमेंट बिटवीन 2 अकाउंट्स, ठीक है, बिटवीन 2 ट्रेडिंग अकाउंट्स। जहां से एक्सपोर्ट किया गया है उसके अकाउंट में, जहां से इंपोर्ट किया गया है उसके अकाउंट से लेकर के एक्सपोर्ट जो निर्यात करता है, जो बेचता है, उसके अकाउंट में डाल दिया जाता है। यही एसडीआर का मैकेनिज्म है। और ध्यान रखना है, अगर कोई आईएमएफ का मेंबर कंट्री है वह एसडीआर लेने से मना नहीं कर सकता। यह नहीं कहेगा जो मैं एसडीआर में आपसे ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अगर ऐसा करता है तो वह आईएमएफ के नियमों का क्या होगा? उल्लंघन होगा। ये मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। अब ये एसडीआर ध्यान रखिएगा, जैसे इंडिया में रुपया है तो रुपया आरबीआई कितना इशू करेगा उसके पीछे कुछ एसेट्स होता है, कुछ परिसंपत्ति होती है। उसी तरह से जो आईएमएफ की एसडीआर इतना इशू करेगा, एसडीआर की क्या कीमत होगी, इसके पीछे भी कुछ परिसंपत्ति होगी, कुछ एसेट्स होंगे। लेकिन यह एसेट सभी देश की मुद्रा नहीं हो सकती है। जो मजबूत अर्थव्यवस्था है उसी देश के मुद्रा को इस एसेट्स में शामिल किया गया, जिसको एसडीआर बास्केट कहते हैं। और इस एसडीआर बास्केट में 5 देश की मुद्रा है। कौन कौन सी है? यह
डॉलर है, डॉलर कौन सा, यूएस डॉलर, डॉलर बहुत सारे कंट्री का करेंसी डॉलर है, लेकिन यहां पे कौन सा, यूएस डॉलर। यूरो है, यूरोपियन यूनियन करेंसी है। जापानी करेंसी येन है। पौंड और स्टर्लिंग ब्रिटेन की करेंसी है। और आपको सबसे लास्ट में जुड़ने वाला एसडीआर बास्केट में चीनी करेंसी, इसको रेनमिनबी भी कहते हैं, यह है। यह 5 करेंसी जो है एसडीआर बास्केट में है, अर्थात एसडीआर के कीमत के निर्धारण में, एसडीआर के एसेट्स के रूप में यह 5 करेंसी ही होता है। यह भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, आईएमएफ किस प्रकार से किसी कंट्री को, कब कौन सा देश लोन ले सकता है। क्यों आईएमएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दिया था, जो पाकिस्तान आप जो है अपना लिमिट क्रॉस कर चुके हो, आपको अब हम बहुत लोन नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने पुराना लोन रिपे नहीं किया है। क्या तरीका है इसका, किसी भी देश को किस तरह से सुविधाएं दी जाती है, क्या इसका प्रोसेस है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं, आईएमएफ के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है यह 2 रूप में होता है, 2 प्रकार का होता है। एक ऋण के रूप में होता है, एक लोन के रूप में होता है, तो हम इतना दे रहे हैं, इतना परसेंट इंटरेस्ट है, इतने टाइम में आपको लौटाना है, ये एक लोन के रूप में होता है, जो जनरल मैकेनिज्म है। दूसरा होता है ट्रेंच, आईएमएफ टर्मिनोलॉजी में उसको ट्रेंच कहते हैं, और हिंदी में इसका जो है सुविधा है, सुविधा के रूप में। सुविधा मींस क्या, जैसे हमारा पैसा अगर बैंक में जमा है, एफडी होता है, उस बिहाफ हम क्या कर सकते हैं, बैंक से कभी इमरजेंसी टाइम में कुछ उधारी ले सकते हैं ना, ठीक वैसा ही कुछ यह मामला है। इसलिए आईएमएफ को इमरजेंसी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। तो हमारा चूंकि ऑलरेडी कोटा है, कोटा के अकॉर्डिंग हमारे कुछ एसेट्स, जो मैंने पहले बोला था 25% गोल्ड या आईएमएफ सेलेक्टेड करेंसी में और 75% अपने करेंसी के रूप में आईएमएफ में हमारा जमा है, उसके बिहाफ हम कुछ तो ले सकते हैं उससे, क्योंकि उसके बिहाफ हम लेते हैं, अपने एसेट के अगेंस्ट लेते हैं। दैट्स व्हाई दे नोन एज ट्रेंच, सुविधा। उसको हम लोन के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। आईएमएफ लोन भी देती है, सुविधा भी देती है, ध्यान रखिएगा। लोन का सीधा सीधा फंक्शन होता है, जो आपको लोन इतना करोड़ रुपया मिल रहा है, ये इंटरेस्ट रेट है, इतने टाइम में आपको लौटाना है। लेकिन सुविधा में ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है इसको आइए इन डिटेल से देखते हैं हम लोग। क्या है, ऋण जो है वह 7 ईयर्स के लिए होता है, 7 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। जो लोन अगर कोई देश, आईएमएफ ध्यान रखिएगा, आईएमएफ केवल अपने मेंबर कंट्री को लोन देती है, आईएमएफ अपने केवल सदस्य देशों को ऋण देती है, और ऋण जो है वह कितने टाइम के लिए होगा, 7 ईयर्स के लिए होगा। इंटरेस्ट रेट कितना होता है, 9%। यह भी ध्यान रखिएगा पॉइंट, 9% इंटरेस्ट रेट होता है, और हमेशा यह डॉलर में दिया था। किस डॉलर में, यूएस डॉलर में। ध्यान रखिएगा, लोन ऑलवेज गिवन इन द फॉर्म ऑफ यूएस डॉलर बाय द आईएमएफ। तो हमेशा यह किस फॉर्म में होगा, यूएस डॉलर के फॉर्म में होगा, आईएमएफ के द्वारा दी जाएगी। इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 9%। फिर अब जो आईएमएफ के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सुविधा है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज है, यह जनरली 7 से 20 वर्ष के लिए होता है यह, तथा ब्याज दर इसके ऊपर बहुत ही मिनिमम होता है, 3.79% होता है। कितना होता है, 3.79%। यह सुविधा घरेलू मुद्रा के बदले, अगर हमें 100 करोड़ रुपया लेना है भारत को, तो भारत को क्या करना होगा, 100 करोड़ रुपए का हमारा अपना करेंसी आईएमएफ में जमा करना होगा, और उसके बदले जो है हमको 100 करोड़ का एसडीआर मिलेगा। अब आप कहेंगे सर जरूरत क्या है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हमको अमेरिका से कुछ परचेज करना है, ऑस्ट्रेलिया से कुछ परचेज करना है, ब्राजील से परचेज, तो ब्राजील से परचेज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से उसकी करेंसी हमें चाहिए, हमारी करेंसी में वह ट्रेड नहीं करेगा। उसकी करेंसी अगर हमारे पास नहीं है, तो उस कंडीशन में हम आईएमएफ के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरे को 100 करोड़ रुपए का ऑस्ट्रेलिया से कोयला परचेज करना है, लीजिए यह 100 करोड़ रुपया हम घरेलू मुद्रा जो इंडिया का रुपीज है उसको हम आपके पास जमा करते हैं, इसके बदले आप 100 करोड़ का हमें एसडीआर दीजिए। और यह एसडीआर जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सेप्टेबल होगा, यह लीगली एक्सेप्टेबल होगा, और ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसके लिए क्या होगा, यह इलीगल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो उस 100 करोड़ के से भारत जो है जब चाहे तब ऑस्ट्रेलिया से कोयला परचेज कर सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में यही मैकेनिज्म होता है। तो कब होगा, घरेलू मुद्रा के बदले एसडीआर के रूप में दिया जाता है। यह सुविधा 2 प्रकार से होता है, ध्यान रखिएगा। यह सुविधा जो होते हैं, ट्रेंच जो होते हैं, ऋण तो एक 9% ब्याज दर है और जो है 7 वर्ष के लिए, या तो सिंपल है। लेकिन जो सुविधाएं होती है, इस सुविधा का स्पेशल क्लासिफिकेशन है, और यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है जनरल ट्रेंच, सामान्य सुविधा, जो कभी भी कोई भी कंट्री, कभी भी इसका सदस्य देश कभी भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है। दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड ट्रेंच, जो कि विशेष परिस्थिति में होता है, उसके ऊपर हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो सामान्य सुविधा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रेडिट ट्रेंच, यहां पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, क्रेडिट ट्रेंच होगा। क्रेडिट ट्रेंच क्या होगा, कोई भी देश अपने कोटे का 25% तक कभी भी आईएमएफ से सुविधा ले सकता है। मान लीजिए भारत का 100 करोड़ रुपया
100 करोड़ के एसडीआर लेने की का यह है स्ट्रेंथ है, क्षमता है भारत के पास। तो भारत जब चाहे, अगर नहीं लिया है 1 रुपया, भारत जब चाहे इसका 25% 25 करोड़ का एसडीआर कभी भी आईएमएफ से वह ले सकता है। और इस तरह से लिए गए सुविधा को किस कैटेगरी में रखा जाता है? गोल्ड ट्रेंच की कैटेगरी में। अनदर ट्रेंच वाज रिजर्व ट्रेंच, यहां पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, रिजर्व ट्रेंच होगा। तो अपने कोटे के बराबर, अगर मान लीजिए 100 करोड़ का है, तो अगर हमको 100 करोड़ की सुविधा चाहिए है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? रिजर्व ट्रेंच। और ध्यान रखिएगा, यह एक बार नहीं देगा आईएमएफ, यह 25% करके 25% के 4 किस्तों में देगा फॉर कुछ टाइम के बाद। जैसे कि इसमें फ्रीक्वेंसी होगी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इस तरह से वो डिसाइड होगा कितने महीने पे आपको चाहिए। एक साथ लोन का सारा अमाउंट नहीं मिलेगा, 25% के पार्ट में होगा और यह 4 पार्ट में दिया जाएगा। और तीसरा सुविधा है जनरल ट्रेंच में, वह है क्रेडिट ट्रेंच। क्रेडिट ट्रेंच हमेशा होता है कब? जब हमारा 100 करोड़ रुपया लेने की क्षमता है लेकिन हमको उससे अधिक पैसा चाहिए। तो 100 से 200% जो हमारी क्षमता है उससे 200% तक अगर हम जाते हैं तो वह किस कैटेगरी में होता है? क्रेडिट ट्रेंच के कैटेगरी में। तो सामान्यतः ध्यान रखिएगा, आईएमएफ जो है सामान्य सुविधा इजीली अपने सदस्य देशों को उपलब्ध कराता है। यहां पे बहुत मामला खराब नहीं होता। मामला खराब कब होता है? जब किसी देश को 200% से अधिक चाहिए उसके अपने कोटा से। मान लीजिए हमारी क्षमता 100 करोड़ लेने की है लेकिन हमको 400 करोड़ चाहिए, तब मामला खराब होता है। तब आईएमएफ कहता है रुक जाओ भाई, पैसा लेने से पहले आपको हमारे कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। आप हमसे पैसा ले रहे हो और अपने इसको डेवलपमेंट में यूज ना करके वेलफेयर प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, इसका जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इसका पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो, डेवलपमेंट में इसको यूज नहीं कर रहे हो। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जब 200% से अधिक ली जाएगी तो आईएमएफ उसको क्या करेगी? दिशा निर्देशित करेगी। पाकिस्तान के साथ यही मामला हुआ था। और यह तब होता है जब पहले लिए गए लोन को वह देश लौटाता नहीं है, तो उसको एक टाइम दिया था, आप इस बीच में लोन लौटाइए और उसके बाद यह सुविधा लीजिए, या फिर यह सुविधा आपको स्पेशल सुविधा हम दे रहे हैं, इसमें से इतना पार्ट हमारा जो है आईएमएफ के द्वारा जो लिया गया लोन है वह वापस कीजिए। तो यह इसको विशिष्ट सुविधा की कैटेगरी में रखा जाता है। स्पेशल ट्रेंच इसको कहते हैं, विशिष्ट सुविधा। जब इकोनॉमी में फंडामेंटल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है वह लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, केवल ट्रेडिंग क्राइसिस नहीं है, आयात और निर्यात के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की विकास ही अवरुद्ध हो गई है, अर्थव्यवस्था में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उस कंडीशन में स्पेशल ट्रेंच होता है, विशिष्ट सुविधा होती है। और यह विशिष्ट सुविधा भी 3 प्रकार के होते हैं। CCFF कंपनसेटरी कंटिजेंसी फंड फैसिलिटीज, दूसरा होता है EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज, और चौथा होता है PRGF पॉवर्टी रिमूवल एंड ग्रोथ फैसिलिटीज। यह तीनों ही सुविधाओं में पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 200% से अधिक अपने कोटा से 200% से अधिक जब चाहिए होता है तो यह 3 प्रकार की सुविधा है जिसमें आईएमएफ के सदस्य देशों के द्वारा इसको लेकर के पॉलिसी बनाई जाती है। यह सुविधा देना है, नहीं देना है, देना है तो किन शर्तों पे देना है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें भी देने के 3 तरीके हैं। यह 3 तरीका क्या है? CCFF यह किस तरह के देशों को दिया जाता है? यह समझिए, यह सुविधा मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक जो प्राइमरी प्रोड्यूसर कंट्री है, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसका, या खनिज जो है खनिज आधारित उसकी अर्थव्यवस्था है, वैसे देशों को अगर 200% से अधिक सुविधा दी जाएगी वह किस कैटेगरी में आएगा? कंपनसेटरी कंटिजेंसी फंड फैसिलिटीज में, जो अस्थायी भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करने हेतु दिया जाता है, जिस पर उस देश का नियंत्रण। जैसे एग्रीकल्चर अब उत्पादन हो रहा है लेकिन वो क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होता है, इसी कारण से क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटी हुई और उसके कृषि उत्पादन में क्या हो गया? प्रॉब्लम हुआ, जिस कारण से उसका निर्यात मूल्य कम हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जो सुविधा दी जाएगी वह क्या होगा? CCFF। EFF क्या है? जब किसी सदस्य देश को 200% से अधिक संसाधन की आवश्यकता होती है, मुख्यतः उत्पादन, व्यापार और मूल्य में संरचनात्मक असंतुलन, अगर रिसेशन आ गया इकोनॉमी में और बहुत सारी चीजें होंगी, निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है, तो उस कंडीशन में जो है जो सुविधा दी जाएगी वह क्या होगा? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज। तीसरा है पॉवर्टी रिमूवल एंड ग्रोथ फैसिलिटी। पॉवर्टी रिमूवल एंड ग्रोथ फैसिलिटी जो है यह भी 2 तरह का, एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है और न्यू क्रेडिट लाइन अरेंजमेंट है। यह बेसिकली जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है यह विकासशील देशों को दिया जाता है। अगर पाकिस्तान को मिला होगा, यह कहां से मिला होगा? यह स्टैंड बाय अरेंजमेंट से मिला होगा। और मजबूत अर्थव्यवस्था, अमेरिका ने भी यह सुविधा लिया है। कब? जब सब प्राइम क्राइसिस हो आया था और अमेरिका के पास विदेशी मुद्रा का अभाव हुआ था 2011 के आसपास, तो उस मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश को किससे दिया जाता है? यह न्यू क्रेडिट लाइन अरेंजमेंट से दिया जाता है। यह आईएमएफ के द्वारा
बनाए गए कुछ मैकेनिज्म है। हालांकि यह मैकेनिज्म लास्ट नहीं, इसमें और भी कुछ नए मैकेनिज्म जुड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी की परिस्थिति में अगर बदलाव होते हैं उसमें भी कुछ जोड़ा जाता है। लेकिन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, आईएमएफ हमेशा से ही विवादास्पद रहा है और आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे विकसित देश के पास अधिक पावर है एज कंपेयर टू विकासशील देश के, और जिसका विकासशील देश हमेशा से विरोध करता रहा भारत इसमें, और अमेरिका के पास अधिक पावर है जिसका अपोज भारत करता है। इसमें एक और प्रॉब्लम आपको है जो मैं डिस्कस करना भूल गया, जैसे 5 करेंसी है आईएमएफ बास्केट में, एक चाइनीज करेंसी है। चाइनीज करेंसी बहुत ही अनरिलायबल करेंसी है और विश्वसनीय, कभी भी उसकी कीमत बढ़ जाती है कभी भी घट जाती है, क्योंकि अपने मुद्रा को क्या करता हुआ डिवैल्यूएट करके रखता है। इसको लेकर के भी भारत और अन्य देशों के द्वारा आलोचना किया जाता रहा है, जो चाइनीज करेंसी को आईएमएफ बास्केट में, जो एसडीआर बास्केट है उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आईएमएफ का एक छोटा सा रिव्यू और इसके जो मेंस वाले एस्पेक्ट है जिसमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है उसको हमने बहुत डिस्कस नहीं किया है, उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो एक श्रृंखला है, पहले वीडियो में हम लोग यूनाइटेड नेशन को डिस्कस किए हैं और आज के इस क्लास में हम लोग आईएमएफ को डिस्कस किए हैं। तो आईएमएफ के बारे में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या अलग डिफरेंट जो एग्जाम होते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, या फिर बिहार एसआई का एग्जाम है, या यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसमें से यहाँ से इंफॉर्मेटिव चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रेटन वुड्स के नए इंस्टीट्यूशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट ऑल ऑफ यू। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसमें भी कोई त्रुटि रही हो तो उसको जरूर आप लोग कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ इसमें जो है हमने भरसक प्रयास किया है जो कोई समस्या ना हो, कोई आपको समझने में अधिक से अधिक या हेल्पफुल हो। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो जरूर हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।